बस इनमें से कोई भी टर्बो गाड़ी हो, आप ये चीज ध्यान रखना कि ज्यादा इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवा दिया तो आपका एवरेज उतना डाउन नहीं होगा। लेकिन वही बात, आपको पेट्रोल लेना ही नहीं है, आपको सीएनजी और डीजल लेना है। मतलब इनके बेसिकली जो फ्यूल पंप्स हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं। 9 से लेकर जो 15-16 लाख रुपए का सेगमेंट है, इसमें इस टाइम गाड़ी लेने में बहुत से लोग परेशान हैं, क्योंकि मैक्सिमम घरों में मैंने चीज देखा है कि सब 4 मीटर इस तरीके की क्रॉसओवर्स एसयूवीज वगैरह आती हैं। और आजकल जो इथेनॉल का चक्कर चला है, वो सारी चीजें हैं, किस तरीके की गाड़ी लें, किस तरीके के इंजन लॉन्ग टर्म में बेटर रहेंगे, किस तरीके की मेंटेनेंस वगैरह चाहिए, लेकिन स्पेशली किस पर्टिकुलर यूज के लिए कौन सी गाड़ी आपको चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैंने जो इससे पहले 4 मीटर क्रॉसओवर्स की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया था कि किस कंडीशन के हिसाब से आपको कौन सी लेनी चाहिए। लेकिन अब मैं एक एक गाड़ी को सेलेक्ट करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन पे वो पर्टिकुलर गाड़ी सूट करेगी और किस कंडीशन में उसका कौन सा मॉडल आपको नहीं लेना है। सबसे मेन चीज ये होती है कि हाँ, नहीं लेना है। इसीलिए मे भी लंबी हो जाए वीडियो, तो आपके लिए मैं टाइम कोर्स छोड़ दूंगा ताकि आप अपनी फेवरेट गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शेयर, एंड लेट्स सी सब 4 मीटर क्रॉसओवर एसयूवीज में आपको इस टाइम कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोडा काइलैक की। काइलैक जो है वो उसके बाद में, मतलब अभी रिसेंटली लोअर मॉडल्स और लॉन्च हो गए, इवन ऑटोमेटिक में भी, तो उसने जो है वो बहुत अच्छा डिस्टर्ब किया है मार्केट को। मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि इस गाड़ी का आपको मैनुअल जो है वो स्किप कर देना है। इन सेंस कि लेट से जो है वो आपकी गाड़ी, घर में कोई छोटी गाड़ी है, लेट से ऑल्टो सेलेरियो है, शहर में आप चलाते हो, सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी हाईवे पे निकलेगी तो आप उसका मैनुअल ले सकते हो। लेकिन अगर आपका 30% या उससे ज्यादा यूज होगा शहर में, थोड़ा ट्रैफिक है आपके शहर में, तो आप इसका मैनुअल स्किप कर दो। इनके मैनुअल्स जो हैं वो डीप होते हैं, हार्ड भी होते हैं, टाइम के बाद भी जो है वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। इनके ऑटोमेटिक्स एक्चुअल में बहुत बढ़िया होते हैं, तो दैट इज वाई इसका ऑटोमेटिक बहुत अच्छा है चलाने में मैक्सिमम गाड़ियों के सेगमेंट में। और सबसे मेन चीज ये है कि इनके लोअर वेरिएंट्स में, जैसे क्लासिक प्लस ऑटोमेटिक हो गया, वो 10 लाख रुपए से नीचे आ रहा है और उसमें बेसिक्स तो सारे हैं, सनरूफ वगैरह भी दे दिए। तो आपको एक तरीके से ये चीज होगी कि मुझे मैक्सिमम सारी चीजें गाड़ी में मिल रही हैं 10 लाख रुपए से नीचे एक शोरूम पे, और जो ओवरऑल सेंस ऑफ एक तरीके से कह लीजिए सॉलिडिटी है, जिस तरीके से रोड पे चलती है, सस्पेंशन वगैरह या फिर इंसुलेशन वगैरह, ये भी गाड़ी का बहुत बढ़िया है। एक दो चीजें आपको लगवानी पड़ेंगी एंड यू आर गुड टू गो। किस कंडीशन में आपको लेनी है, देखिए ये प्राइमरली ऑटोमेटिक लेने के बाद भी जो है वो एक थोड़ी हाईवे फोकस गाड़ी ज्यादा है, इन ए सेंस कि इसका जो हाईवे का एवरेज है वो ऑलमोस्ट सिटी के एवरेज से, ट्रैफिक के एवरेज से डबल है। तो अगर आपके रनिंग ट्रैफिक में बहुत ही मिनिमल है, लेट से आप 2-3 दिन निकलते हो हफ्ते में, महीने में जो है वो आप लेट से 400, 500, 600, 700 किलोमीटर चला रहे हो, जिसमें अगर आपका जो है वो 8, 8.5 का एवरेज शहर ट्रैफिक में आ भी जाता है, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा आपको पॉकेट में। लेकिन आपका हाईवेज पे जो है वो 16 और उसके ऊपर भी आप निकाल सकते हो। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, विच इज कि आपकी फैमिली एक छोटी फैमिली होनी चाहिए, इन सेंस कि अगर आप घूमने जा रहे हो तो सामान तो पीछे डिक्की में बहुत आ जाएगा पीछे, लेकिन 2 बच्चे अच्छी तरीके से बैठेंगे। बड़े को भी आप बैठाओगे तो पीछे की सीटें जो है थोड़ी, मतलब उतनी रिक्लाइंड नहीं है, तो मे बी जो एडल्ट्स हैं उनको सोने वोने में, रिलैक्स करने में थोड़ी दिक्कत हो। और ओवरऑल गाड़ी आपको 4 सीटर चाहिए, या 4+1 बहुत छोटा सा किड हो उसके लिए चलेगी। लेकिन एनीवन ओवर 5 फुट, लेट से 8-9 इंच अगर पीछे बैठेगा तो उसको बैठ तो जाएगा, लेकिन उसको जो रूमीनेस है ना वो काफी कम लगेगी, मतलब स्ट्रेचिंग के लिए जो है वो जगह नहीं मिलेगी। और एसी की कूलिंग भी जो है वो पीछे वाले लोगों को काफी देर में पहुंचती है। तो दैट इज वाई अगर आपको आगे बैठ के एंजॉय करना है, पीछे कभी कभी बच्चों को बैठाना है, कभी कभी लेट से पेरेंट्स को बैठाना है, बहुत ज्यादा रियर सीट्स यूज नहीं होंगी, बूट बहुत यूज होगा, स्ट्रॉलर डालना है, सामान को कुछ भी डाल दिया बूट में, और एंजॉय करना है गाड़ी को, मेन चीज ये है, तब आप काइलैक ले लीजिए। अगर इथेनॉल का पूछो तो इथेनॉल में एक्चुअल में E20 कंप्लायंट है। तो अगर लेट से जो है वो आप E10 से E20 भी जब शिफ्ट हुआ तो बहुत ज्यादा इसका एवरेज डाउन नहीं हुआ इन पर्टिकुलर कार्स का, क्योंकि ये टर्बो इंजन हैं, और टर्बो इंजन जो है जब थोड़ा सा ऑक्टेन नंबर बढ़ता है इथेनॉल की वजह से, तो उसका फायदा ठीक उठा लेते हैं। अगर E20 का लेट से E22 भी होगी तो भी इस गाड़ी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि दीज आर वेरी सेंसिटिव टू फ्यूल क्वालिटी, तो क्वालिटी आपकी फ्यूल की बढ़िया होनी चाहिए। हमेशा 1/4 टैंक से जो है वो ऊपर ही रखना इनका टैंक, वरना इनका EPC एरर्स वगैरह जो है, मतलब इनके बेसिकली जो फ्यूल पंप्स हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं, तो आप जो है वो पेट्रोल थोड़ा ज्यादा ही रखना है गाड़ी। फिर सेकंड नंबर पे आ गई काइगर और मैग्नाइट। काइगर और मैग्नाइट का 1 लीटर जो NA इंजन है वो आपको नहीं लेना है, 1.1 लीटर या 1.2 ही लीटर लेना है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप वेन्यू सोनेट ले लो, उसका 1.2 फिर भी 4 सिलेंडर है, एवरेज जो है वो दोनों ही नहीं देते हैं, तो ऐसा जो है बहुत ज्यादा आपको स्मूथनेस कम से कम मिल जाएगी। दूसरी चीज, इनफैक्ट अभी जो है वो आप इनका 1 लीटर टर्बो में भी रुक जाओ, क्योंकि वो जो 1 लीटर टर्बो है वो भी मैनुअल के साथ ठीक है, उसका प्राइस वगैरह भी ठीक है, थोड़ा काइलैक से बेटर है शहर वगैरह में चलने के लिए। लेकिन उनका जो 1 लीटर के साथ CVT ऑटोमेटिक आता था वो कल तक बहुत वैल्यू फॉर मनी था। लेकिन अगेन काइलैक जो क्लासिक प्लस 80 है
वो काफ़ी पास आ गया है उससे। तो इस वजह से आप जो है वो दो एवरेज तो दोनों ही नहीं देते हैं ऑटोमेटिक में, तो आप इससे अच्छा काइलैक ही ले लो। बस एक फ़र्क होगा विच इज़ कि काइलैक की थोड़ी-सी जो है सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होगी, बाकी हर पैरामीटर में काइलैक बेटर है। ऑब्वियसली रियर सीट स्पेस थोड़ा-सा जो है वो मैग्नेट वगैरह का बेटर है, लेकिन जो चलने में इंसुलेशन, स्टीयरिंग फीडबैक सारी चीज़ों में काइलैक बेटर है। फिर आ गए हम सोनेट पे, तो सोनेट का ऑब्वियसली आपको पता था कि डीजल ऑटोमेटिक बहुत ही बढ़िया था, 250 न्यूटन मीटर टॉर्क सब कुछ है, लेकिन वही चीज़ कि ये गाड़ी अब जो है सेफ नहीं है। इसका तुरंत जो है एक तरीके से पूरा का पूरा न्यू जनरेशन आ रहा है, वो आपने स्पाई देख लिया होगा, उसके लिए वेट कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन सेम गाड़ी जो है वो आपको वेन्यू मिल रही है, वेन्यू में स्पेस भी ज़्यादा है, वेन्यू का ओवरऑल जो है ठीक है, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आपको सेफ्टी वगैरह ज़्यादा बेटर मिल रही है वेन्यू में एनी डे। कहाँ एक दो स्टार के आसपास जो है वो सोनेट होगी, अगर 6 एयर बैग्स भी वो होंगे, और वेन्यू 5 स्टार है, तो इस वजह से सीधे आप जो है वो वेन्यू उठा लो। सोनेट अभी लेने की किसी भी फॉर्मेट में ज़रूरत नहीं है, आगे वाली सोनेट के लिए आप वेट करो। अब आ गए हम बहुत ही फेमस गाड़ी पे इस सेगमेंट की, विच इज़ नेक्सॉन। तो सबसे पहले आपको नेक्सॉन कौन सी नहीं लेनी है, आपको उसका जो नॉर्मल पेट्रोल है, चाहे मैनुअल में हो, एएमटी में हो, चाहे डीसीए में हो, आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? आप शॉक हो गए, मतलब एक तरीके से ठीक, मतलब ले सकते हो ऐसा क्लच वगैरह में जो है वो ठीक है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर इंजन है पोर्ट इंजेक्टेड टर्बो है, उसमें जो पावर 120 bhp और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क नहीं फील होता है। आप कोई भी दूसरी गाड़ी चला लोगे इस सेगमेंट की, वो टॉर्क में जो है वो जिस तरीके से बढ़ती है उस तरीके से नेक्सॉन से ज़्यादा बेटर लगेगी फील होने में। इवन जो पावर डिलीवरी है वो सारी चीज़ें भी जो है वो स्मूदर दूसरी गाड़ियों को ज़्यादा लगेगी, इसलिए नॉर्मल पेट्रोल ना लो। क्या लो? अब ध्यान से सुनना, अगर आपको पेट्रोल में और डीजल में एवरेज अच्छा चाहिए तो आप पेट्रोल नहीं सीएनजी लो उसका, ठीक है, और उसमें ऑब्वियसली डिसेंट बूट स्पेस वगैरह मिल जाता है। सीएनजी आप ले सकते हो, कभी कभी जो है लेट से आपने पेट्रोल में चला दी, मैक्सिमम सीएनजी में चला दी, आपकी उस तरीके की रनिंग है, आप हाईवे से बहुत ज़्यादा चलते हो, क्योंकि उसका सीएनजी ना शहर में एवरेज नहीं देता। तो लेट से आप जो है वो 1200-1300 किलोमीटर ही चलते हो, आपको डीजल नहीं लेना, डीपीएफ वगैरह के इशूज़ हैं, और आप सीएनजी लेना चाह रहे हो, और इसमें लेट से आपको 50-60% जो है हाईवे यूज़ है, तो आप जो है नेक्सॉन का सीएनजी ले सकते हो। उसका हाईवे पे बहुत अच्छा एवरेज आता है, अगेन सिटी में जो है वो उसका सीएनजी का एवरेज भी आधा हो जाता है। दूसरी चीज़, आप इसका अगर डीजल आपका बन रहा है, मतलब ओवरऑल हिसाब किताब इसमें और 3XO में देख रहे हो कि एवरेज किस में ज़्यादा मिलेगा, डीजल का, तो वो भी अगेन नेक्सॉन का बेटर है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर पर लीटर से 3XO से। तो डीजल का भी एवरेज बहुत बढ़िया है, वो तो भागती भी अच्छी है, और हाईवे पे नेक्सॉन बढ़िया चिपक के भी चलती है। अब अगर आप जो है वो आपका यूज भी हाईवे पे है, प्लस आपको घुमाना फिराना है अपनी फैमिली को, डिसेंट बूट स्पेस और रियर सीट कॉम्बिनेशन का जो एक तरीके से कॉम्बो होता है ना, वो नेक्सॉन का बहुत बढ़िया है। थोड़ा सर्विस वगैरह के आसपास अब जहाँ पे भी होती है, एक तो जो है वो आपका कोई लोकल मैकेनिक बढ़िया दोस्त होना चाहिए, और दूसरा आसपास सर्विस सेंटर का भी आप देख लेना किस तरीके का मतलब फीडबैक है दूसरे लोगों का, तो उससे देख के आप जो है वो नेक्सॉन इन 2 वेरिएंट्स में लेना, पेट्रोल छोड़ दो। और इसमें अगर इथेनॉल की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली आगे सूट नहीं करेगा, लेकिन वही बात, आपको पेट्रोल लेना ही नहीं है, आपको सीएनजी और डीजल लेना है, तो उसमें जो है वो आप ऑब्वियसली डीजल में कम चलो शहर में, और डीपीएफ वगैरह इसमें भी है। मैंने दूसरी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि डीईएफ यूरिया नहीं है इसमें, लेकिन डीपीएफ के इशूज इसमें भी आ सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा शहर में चलोगे तो। फिर आ गए हम वेन्यू पे, तो वेन्यू में आपके पास 1.2 इनका एनए इंजन आता है, 4 सिलेंडर, 1 लीटर टर्बो आता है जीडीआई, और उसके साथ आपको मैनुअल और डीसीटी ऑटोमेटिक मिलता है, और एक डीजल आता है जिसके साथ आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक भी मिलता है। वेन्यू एक बहुत ज़्यादा इंसुलेटेड गाड़ी है, इन सेंस कि जब आप चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा शोर वोर नहीं सुनाई देगा, ना इंजन का ना किसी चीज़ का। तो अगर आपको एक लग्जरी टाइप की फील करनी है तो आप ले सकते हो। इंटीरियर्स वगैरह भी बेस मॉडल से भी उसके अच्छे लगते हैं देखने में, तो वैसे आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा वेन्यू 1.2 लीटर इंजन में बिकती है, तो आप वही चीज़, अगर आप जो है वो काइगर और मैग्नाइट ले रहे थे 1 लीटर, तो उससे अच्छा आप इनका 1.2 4 सिलेंडर आसपास जा रहे हो, इससे जो है वो आपको पापा को या फिर आपकी बहन को एक मैनुअल गाड़ी शहर में चलने के लिए आराम से चाहिए, कुछ खास पावर नहीं चाहिए, लेकिन स्मूथ हो, मतलब एक जो रिफाइंड एक्सपीरियंस हो, तो आप इनका 1.2 मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उठा सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज देखिए वो भी नहीं देता है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 1.2 एनए बेटर एवरेज देगा 1 लीटर टर्बो से, तो आप बिल्कुल गलत हो। 1.2 का भी एवरेज कुछ खास नहीं है, इवन वो हाईवे पे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप हाईवेज पे भी बीच बीच में आपका यूज़ है, 3-4 लोगों को बैठाते हो, लगेज वगैरह है, तो 1 लीटर टर्बो इसका ले सकते हो, इवन मैनुअल में भी ले सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। जैसे मैंने काइलैक का मना किया था ना मैनुअल, यहाँ पे आप मैनुअल ही प्रेफर करो ज़्यादा, तो बहुत ही सही रहेगा ओवरऑल हिसाब किताब, इवन शहर और हाईवेज दोनों पे। शहर में भी अगर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपके शहर में नहीं होता है, रोज़ रोज़ आप बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं झेल रहे हो, तो आप इसका डीसीटी ऑटोमेटिक भी उठा सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। रोज़ अगर ऑफिस जा रहे हो
तो मेरे लिए इस पर्टिकुलर गाड़ी में कोई भी वेरिएंट ही नहीं है, क्योंकि डीजल ऑटोमेटिक में आपको जो है वो हर हफ्ते में एक बार हाईवे पे दौड़ानी ही पड़ेगी, वरना शहर में आपका बहुत ज़्यादा डीपीएफ क्लॉग हो जाएगा। पेट्रोल ऑटोमेटिक में डीसीटी है और बाकी ऑब्वियसली मैनुअल है। तो इस वजह से अगर रोज ऑफिस जाते हो तो ये गाड़ी में भी उतनी ज़्यादा सूटेबल ना हो। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इसका जो 1 लीटर टर्बो है वो ज़्यादा सूटेबल है कंपेयर टू 1.2 जो है। मतलब लेट्स से E10 से E20 हुआ या फिर E20 से E22 होगा, तो आपका 1.2 का जो है वो एवरेज बहुत ज़्यादा गिरेगा कंपेयर टू 1 लीटर टर्बो। टर्बो एवरेज संभाल लेता है। वेन्यू में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि वेन्यू जो है वो थोड़ी सी आपको फील होगा कि महंगी है, लेकिन इसकी रीसेल भी अच्छी मिल जाती है मैक्सिमम शहरों में। इस वजह से हो सकता है जब आप बेचने इसको जाओ तो आपका जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा है जो आपने लेट्स से नेक्सॉन और इन सब से ज़्यादा दिया है, तो वो आपका रीसेल में वापस निकल आएगा। तो उसमें उतनी जो है वो आपको मतलब वैल्यू फॉर मनी देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्या पता आगे कवर हो जाए। इवन अगर आप ये चीज़ सोचो कि अगर आपको थोड़ा सा अलग दिखना है रोड पे, तो आप इनका एक्चुअल में एन लाइन भी ले सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, अलग दिखती है गाड़ी, और तो मतलब काफ़ी बढ़िया है और वैल्यू फॉर मनी अच्छा है जो N6 इनका जो लोअर वेरिएंट है एनलाइन का। तो अगर आपको ये चीज़ है कि आपकी गाड़ी एकदम मतलब आपको सबसे लॉन्ग टर्म रखनी है, ठीक है, आप लेट से जो है वो कहीं चला जाते हो 10 दिन बाद 15 दिन बाद गाड़ी आपने स्टार्ट करी और एक बार में स्टार्ट हो, आपको सोचना ना पड़े बहुत ज़्यादा गाड़ी के बारे में, तो जो है वो आप ब्रेजा लेना। और ब्रेजा भी अभी उठा लो, क्योंकि कुछ सोर्सेज ये बता रही हैं कि उसमें 1 लीटर बूस्टर जेट आ सकता है जो अभी फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है। तो 1.5 अगर NA हट गया वहाँ का, तो वहाँ पे ये चीज़ दिक्कत हो जाएगी कि जो टर्बो इंजन आ जाएगा वो भी छोटा टर्बो इंजन। तो अगर आप अभी जो है ब्रेजा ले लोगे तो आपको एक 1500 सीसी का जो K15C इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो भी अच्छा खासा है 12:1 का। इवन NA इंजन होने के बावजूद कंप्रेशन रेशियो इसका अच्छा है, इस वजह से जब आगे में भी इथेनॉल बढ़े या फिर लेट से आपने जो है वो ज़्यादा इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवा दिया तो आपका एवरेज उतना डाउन नहीं होगा। तो एवरेज भी अच्छा दे देगी गाड़ी। ये हाईवेज पे भी जो है वो ठीक चलती है, डिसेंट चलती है। बहुत ज़्यादा इसमें फील एंड फीडबैक स्टीयरिंग वगैरह में उन सब चीज़ों में नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट है सस्पेंशन, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें ये डिसेंट तरीके से कर देती है गाड़ी। तो उसमें ये चीज़ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो अभी आपको हो रही है ना टेंशन, वो आप उतना नहीं लोगे अगर आप जो है वो ये गाड़ी लोगे। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा NA इंजन मिल रहा है 1.5। अगर आपको जो है NA लेना है लोअर वेरिएंट में, आपको बहुत ज़्यादा इंटीरियर वगैरह से उतना मतलब नहीं है, लॉन्ग टर्म गाड़ी रखनी है, तो आप ब्रेजा अभी उठा सकते हो। अब आ गए हम 3XO पे। तो 3XO में भी जो है वो आपके पास 3 तरीके के इंजन ऑप्शंस आते हैं। एक इनके पास जो है वो नॉर्मल पेट्रोल है TCMPFI, एक इनके पास GDI पेट्रोल है, और एक इनके पास जो है वो आपका डीजल है। तो आपको कौन सी नहीं लेनी है? सबसे पहले हम डीजल से स्टार्ट कर लेते हैं। डीजल AMT का ऑप्शन आपको नहीं लेना है। डीजल AMT मैक्सिमम उन्हीं लोगों के लिए है जो डीजल गाड़ियाँ सिटी में चलाना चाह रहे हैं, लेकिन डीजल गाड़ियों को सिटी में नहीं चलाना है, और ऑब्वियसली वो इतनी महंगी है और प्लस AMT दे रही है, तो उसको आपको स्किप कर देना है। दूसरी चीज़ आ गई हम डीजल पे। तो डीजल जो है वो इसका वही चीज़, अगर आप हाईवेज पे चलोगे, परफॉर्मेंस जो है वो आपका फोकस ज़्यादा है, तो आप डीजल इसका ले सकते हो। अच्छा खासा आपकी रनिंग है 1700-1800 किलोमीटर, जिसमें 70-80% आपका हफ्ते में एक बार आपको हाईवेज पे दौड़ानी ही है अगर आपको डीजल लेनी है किसी भी गाड़ी की। तो ये चीज़ आप जान लो। तो उस पर्टिकुलर सीन में आप जो है इसका डीजल ले सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया नेक्सॉन में कि आपको इसके डीजल में नेक्सॉन से थोड़ा एवरेज कम मिलेगा, लगभग 2-2.5 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन आपको एक तरीके से कह लीजिए थोड़ा स्मूथ ज़्यादा लगेगा ये डीजल इंजन चलने में। वही चीज़ है, अगर आपके इसका हाई स्पीड मैनर्स और इंसुलेशन वगैरह ये सब पसंद है तो आप ले सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेन इनके इंजन्स हैं वो हैं पेट्रोल इंजन्स। पेट्रोल इंजन्स के दोनों ऑटोमेटिक एक्चुअल में बहुत ही स्मूथ है चलाने में। अगेन इसके जो सर्विस सेंटर्स हैं उनका आप एक बार देख लेना कि रिव्यूज वगैरह कैसे हैं आसपास। टाटा और महिंद्रा के सर्विस सेंटर्स की एक और चीज़ है विच इज़ कि अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो और 2-3 सर्विस सेंटर्स हैं आसपास, तो पर्टिकुलरली इनके थोड़ा बेटर काम करते हैं क्योंकि कंपटीशन रहता है आपस में। लेकिन अगर आप बहुत छोटे शहर में हो तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि एक से ज़्यादा सर्विस सेंटर फिर भी आपकी आसपास हों, लेट्स से 40-50 किलोमीटर के एरिया में, तो आपको बेटर रहेगा हिसाब किताब। और जो भी आपका ऑब्वियसली नियरेस्ट है उसके रिव्यूज वगैरह तो देख ही लेना। बहुत से लोगों के पास टाटा महिंद्रा की गाड़ियां होती भी हैं, उनसे पूछ भी सकते हो आप। 3XO में ये चीज़ है कि अब बूट स्पेस उसका जो है वो 295 लीटर के आसपास डिसेंट कर दिया है अप टू द पार्किंग शेल्फ। लेकिन उसको आप जब टेस्ट ड्राइव करो, वो सारी चीज़ें करो, तो आपका परिवार देख ले उसमें लगेज वगैरह डाल के कि इज इट इनफ फॉर यू और नॉट। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप इथेनॉल के बेसिस पे पूछ रहे हो तो इसका एक्चुअल में जो है वो जो GDI इंजन है वो थोड़ा बेटर काम करेगा। तो अगर आप लेट से जो है वो 2-3% इथेनॉल बढ़ गया तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से बर्न करेगा। इवन अभी भी जो इसका GDI इंजन है वो थोड़ा बेटर एवरेज देता है, स्पेशली ऑन द हाईवेज। GDI इंजन में जो है वो कार्बन डिपॉजिट्स हो जाता है, नॉर्मल इंजन में नहीं होगा उतना। तो वही बात है कि अगर हम रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, कार्बन डिपॉजिट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपका नॉर्मल इंजन GDI से बेटर रहेगा। लेकिन अगर हम इथेनॉल की उससे देख रहे हैं तो GDI इंजन रहेगा। तो वो इट्स अप टू यू। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगा कि चाहे आपके पास इनमें से कोई भी टर्बो गाड़ी हो, आप ये चीज़ ध्यान रखना कि हफ्ते में एक बार जो है वो उसको ऑन जरूर कर लें।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग ये चीज़ सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं तो बिल्कुल सारा पेट्रोल खत्म करके जाएं, रिजर्व पे रख के जाएं, लेकिन नहीं, ये नहीं करना है आपको। ये आप ट्राई करना है कि अगर आप छोड़ के जा रहे हो गाड़ी तो आप पेट्रोल फुल करवा के जाओ एकदम ब्रिम तक। उससे क्या होगा कि आपका जो एयर पॉकेट है वो मिनिमम बचेगी एयर को इथेनॉल से रिएक्ट करने की। होता क्या है कि अगर जो है वो एयर इथेनॉल से मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो रिएक्ट करती है तो इथेनॉल अलग हो जाता है पेट्रोल से और नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो जब भी आप स्टार्ट करोगे कोल्ड स्टार्ट वगैरह इश्यूज आते हैं वो सारे इसलिए आते हैं क्योंकि इथेनॉल की जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो जब नीचे बैठ जाएगी तो वही सबसे पहले इंजन में आएगी, तो उस वजह से आपका नॉकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोल्ड स्टार्ट में होती हैं। तो आप अगर गाड़ी रख के जा रहे हो तो आप फुल पेट्रोल रख के जाओ ताकि एयर पॉकेट कम से कम बने और आपका कम से कम रिएक्शन हो। एक छोटी सी चीज़ है जो फ्यूचर के लिए मेरे को आपको बतानी थी, विच इज़ कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के नीचे वाला जो फ्रॉन्क्स वाला सेगमेंट है उसमें मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉन्क्स में आपको जो है वो 1.2 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन जो है वो लेट से अगले साल तक देखने को मिल जाएगा। देखिए इस साल भी वो आना था लेकिन धीरे धीरे करके जो है उसमें वॉट जो भी R&D में दिक्कत हो रही है, जो टेस्टिंग वगैरह चल रही है वो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आएगा उसी में। हाइब्रिड्स जो है वो आपका लगभग 2027 के आसपास जो है वो मे भी हो सकता है कि महिंद्रा में भी देखने को मिल जाए या फिर कम से कम शोकेस देखने को मिल जाए। हो सकता है कि Hyundai भी जो है वो 1.2 लीटर टर्बो इंजन लाए और उसके साथ हाइब्रिड लाए, वो भी लेकिन 2027-28 वाली बात। लेकिन अगर आप इन सारे इंजन को देखो तो चाहे टर्बो हाइब्रिड हुआ, चाहे आपका 1.2 NA 3 सिलेंडर हाइब्रिड हुआ मारुति वाला, फ्रॉन्क्स वाला, ये जो है आपके हायर इथेनॉल ब्लेंड्स झेल सकेंगे क्योंकि इनका एक तो कंप्रेशन रेशियो भी अच्छा है और दूसरा टर्बो भी है। सो बेसिकली जो है वो फ्यूचर जो है वो 2-3-4 साल के बाद का किसी को भी नहीं पता है क्योंकि वही जियो पॉलिटिक्स है, बाहर से जो है वो तेल इवन कुछ लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तेल मिल गया है, उस वजह से भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा जो है वो ना इशू चल रहे हैं, तो अगर वहां का तेल एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो फिर तो इथेनॉल वाले को दिक्कत ही नहीं बचेगी। तो इस वजह से कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि आपको कौन से इंजन कॉम्बिनेशन नहीं लेने हैं, कौन से लेने हैं, किस पर्टिकुलर यूज के लिए लेने हैं। अभी भी कोई भी कंफ्यूजन बची हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन जो है वो डिटेल्स देख सकते हो, आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो और मैं आपको ऑब्वियसली जो है वो आगे के लिए गाइड कर दूंगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।